हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे स्ट्रोक रिस्क फैक्टर। स्ट्रोक आने के चांसेस तो अपने को पता है बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं चांसेस के अंदर बहुत सारे अपने क्या क्या रिस्क है बोल सकते हो, उन रिस्क के बारे में आप इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो गाइज, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप डॉक्टर इनसाइड एकेडमी सर्च करोगे डायरेक्ट गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम में, तो अपना पेज आ जाए, वहाँ जाके आप डायरेक्ट मेरे से कोई भी क्वेश्चन सा डाउट कवर कर सकते हो। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर में, वो है हाइपरटेंशन। HTN बोलते हैं जिसको। HTN में क्या होता है, ये 70% अपने का जो भी आल स्ट्रोक्स है उनका 70% इंक्लूड करते हैं। मतलब 100 में से 70% पेशेंट को ये हाइपरटेंशन के कारण स्ट्रोक आया है। अगर अपन इसको रोकना है तो इसको कंट्रोल करेंगे ब्लड प्रेशर को। अगर पेशेंट के बीपी को अपने कंट्रोल कर दिया तो ये जो अपना वैल्यू है ये हाफ हो जाएगी। इट मीन्स अपने को सिंपली कुछ नहीं करना, बस पेशेंट के ब्लड प्रेशर को ध्यान रखना है। हाइपरटेंशन हो सकता है कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है, कोई फैमिली इशू या फिर पेशेंट की मेंटल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, कोई भी रीजन हो सकता है उसके कारण पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें तो फिर आप ये 50% रिस्क तक आ सकते हैं। देन अगर बात की जाए होमोसिस्टिन एंड विटामिन बी डेफिशिएंसीज। होमोसिस्टिन का एक ये अमीनो एसिड है अपना, और ये भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज अपने को देखने को मिलेगा, या फिर कोरोनरी आर्टरी स्ट्रोक देखने को मिलेगा। देन अगर बात की जाए होमोसिस्टिन क्या है अपना, एक सेकंड रीजन है। फर्स्ट कौन सा है अपना, हाइपरटेंशन। इट मीन्स सबसे पहले हाइपरटेंशन है, उसके बाद फिर होमोसिस्टिन आएगा। मतलब ये अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी के कारण पेशेंट को स्ट्रोक आया है। देन कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को अर्थरोस्क्लेरोसिस या फिर कोई भी हार्ट डिजीज देखने को मिलेगा। और यही हार्ट डिजीज फिर क्या करेंगे, ये डायरेक्टली क्या करेंगे, स्ट्रोक काज करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या ये डायरेक्टली तो इंक्लूड नहीं कर सकते अपन, लेकिन इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के कारण पेशेंट को स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी अगर लिपिड और भी बॉडी में फॉर्म हो रहा है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। देन अगर बात की जाए एट्रियल फाइब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, ये एक डिसऑर्डर है हार्ट का। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट रेट और रिदम क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है, मतलब उनका कोई ऑर्डर नहीं रहता। तो इस चीज़ को आप मेंटेन करने के लिए फिर आगे जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो आप कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए 70 की एज तक जो भी एडल्ट आते हैं उनमें से 10% को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर एट्रियल फाइब्रिलेशन है तो पेशेंट को स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन हार्ट डिजीज से तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं स्ट्रोक्स तो पेशेंट को आ ही आएगा। 90% चांस है कि अगर हार्ट का कार्डियो कोई भी पेशेंट है तो उसको स्ट्रोक आने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और देन अगर बात की जाए स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ को, तो आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर पे ही डिपेंड कर रहा है। देन अगर बात की जाए हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स के, तो मेन रिस्क फैक्टर देखने को मिलेगा हार्ट डिजीज में बहुत, एक तो है हाइपरटेंशन और दूसरा है डायबिटीज़। हाइपरटेंशन आप पहले डिस्कस कर चुके हैं और डायबिटीज़ अभी नेक्स्ट पॉइंट है ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन डायबिटीज़ की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होगा, ये इस्चेमिक स्ट्रोक अपने को देखने को मिलेगा, ब्लॉकेज वगैरह देखने को मिलेगी। देन अगर बात की जाए डायबिटीज़ नॉट अपीयर टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज, और इसके अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक बहुत कम देखने को मिलेगा डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर। देन अगर बात की जाए कुछ ऐसे और फैक्टर्स डायबिटीज़ वाले में, तो पेशेंट की ओबेसिटी हो गई, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गई। मतलब हाइपरटेंशन बोल सकते हैं कॉमन ही चलेगा लगभग जितने भी अपन डिजीज जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर जो भी है ना, ये स्ट्रोक वगैरह रीजन, या फिर ये बोल सकते हो ब्रेन के अंदर कोई डेफिशिएंसी डिजीज देखने को मिलेगी, उनमें हाइपरटेंशन तो कॉमन ही मिलेगा। देन अगर बात करें आप माइग्रेन, तो माइग्रेन के अंदर भी फिर ये हाइपरटेंशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होगा, मेंस और वुमेन दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। और 50% की ऐसे पहले ही अपने को माइग्रेन की दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर माइग्रेन हो सकता है पेशेंट को कोई भी रीजन के कारण होता है, उसका मेंटल डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, उसको माइग्रेन की दिक्कत आ रही है तो उसके ये क्या होगा, इससे अगर माइग्रेन की दिक्कत है पेशेंट को तो उसका भी रिस्क बढ़ जाएगा स्ट्रोक के लिए। देन हेरिडिटी की बात की जाए तो ये अपना एक जेनेटिक मेकअप है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब जो भी पेशेंट जो पुरानी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी के बाप या दादा को अगर स्ट्रोक था या फिर कोई और बीमारी थी, टीबी बोल सकते हो, तो ये क्या हो सकता है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आने वाली जनरेशन के अंदर भी ये चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ है, हेरिडिटी भी सबसे इंपॉर्टेंट ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर स्ट्रोक का कोई पुराना उनका फैमिली हिस्ट्री रही है तो अभी फ्यूचर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन स्मोकिंग की बात की जाए तो स्मोकिंग क्या करती है, डायगोना रिस्क बढ़ा देती है स्ट्रोक के लिए। और निकोटिन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट, ये भी क्या करते हैं अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लंग्स को क्या करते हैं, बिल्कुल डैमेज कर देती है। ये ऑक्सीजन के साथ डिजोल्व हो जाएगी, ये फिर अपने बॉडी में जमना स्टार्ट हो जाएगा। वो फिर धीरे धीरे जाके फिर ये क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेज अपने को देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक कंसिक्वेंसेज अपने को स्ट्रोक भी है।
देन ओबेसिटी। ओबेसिटी की बात की जाए तो पेशेंट ओवरवेट होगा, ओवरवेट के कारण हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। तो ओवरवेट भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रोक ही काज करिए, और भी बहुत सारी बीमारियां अपने जो शरीर में ये प्रोड्यूस कर देता है ओवरवेट, क्योंकि कुछ फैट वगैरह होगी, ये सारे फैट्स लिपिड्स क्या करेंगे फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस, ये फिर ये भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक डिजीज, बहुत सारी चीज़ें इनको ना कभी एक बार ओबेसिटी को भी अपन एक दिन फ्री टाइम होगा ना, एक दिन फुल वीडियो कवर करेंगे। एक बार तो पहले अपन स्ट्रोक कवर करें तो इनको कवर कर लेते हैं। तो ओबेसिटी भी स्ट्रोक के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो पेशेंट्स जो भी आप नॉर्मल डाइट को इम्प्रूव करो, जो भी हेल्थी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो और ओबेसिटी को इम्प्रूव कर लो। अगर ओबेसिटी को इम्प्रूव कर दोगे आप पे बहुत कम चांस होंगे स्ट्रोक आने के, क्योंकि ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। देन अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़, अगर ये दोनों अल्कोहल और ड्रग के कारण भी पेशेंट को क्या होगा, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ड्रग्स और अल्कोहल ये क्या करते हैं, या तो पेशेंट की ये बीट को बढ़ा देंगे, बीट को कम कर देंगे, बिकॉज वो उसका माइंड सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, इट मीन्स वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो उस कारण क्या होगा कि ये स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई भी ड्रग वगैरह यूज़ करते हो तो आप इसको लिमिटेड कर सकते हो, या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हो। एक ही दम तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे आप ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ स्पेन, आपकी बोल सकते हो वैलिडिटी भी बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना गाइज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।